हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 17 फरवरी के दोस्तों पहले शिफ्टों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। और साथीगण आइए इस क्लास में देखते हैं कि आज के पेपर में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कम समय में दोस्तों हर एक क्वेश्चन के बारे में विथ एक्सप्लेन के साथ दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि जो संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है ना, बेसिकली किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बेसिकली शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगर मैं बात करूं यह नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है और उन्हें संविधान के न्याय संगत हिस्सों के तहत लाया जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं उसी तरह से आपके एग्जाम में 73वां संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपके 1992 में ये भी आया था और बेसिकली आपके पंचायती राज से संबंधित था। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सोनल मानसिंह बेसिकली किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी। दोस्तों ये सोनल मानसिंह है ना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह बेसिकली आपके भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। दोस्तों ये 2 पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि 1992 में उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2003 में उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों आपकी एसएससी जीडी में कई बार का क्वेश्चन पूछा है कि सोनल मानसिंह को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 1992 में, और पद्म विभूषण बेसिकली 2003 में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करें कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पे जोर दिया गया था, तो साथीगण 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था ना, उसी में दोस्तों गरीबी हटाने के लिए जोर था। और अगर मैं बात करूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था और साथ ही इस योजना में रोजगार तथा सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा इसी योजना के दौरान था। दोस्तों मैं जब से ये एनालिसिस कर रहा हूँ हर एक बार कह रहा हूँ दोस्तों कि 5वां पंचवर्षीय योजना और उसी तरह से जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है, ये आप दोनों याद रखिएगा। थर्ड पंचवर्षीय योजना इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सबसे विफल पंचवर्षीय अगर योजना की मैं बात करूँ तो तीसरा पंचवर्षीय योजना रहा था। और 5वां पंचवर्षीय योजना इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा था क्योंकि गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता योजना लागू किया था। तो ये दोनों दोस्तों पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दोनों के दोनों ध्यान देना है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1951 से 56, आपकी किसकी प्राथमिकता था, तो आपकी एग्रीकल्चर पे प्राथमिकता था। दूसरा पंचवर्षीय आपके 1956 से 61 उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता था। अगर मैं तीसरा पंचवर्षीय योजना जो आपके 1961 से 66 के बीच में उसमें रिलायंस के बारे में था और बेसिकली ये बहुत विफल रहा था। चौथी पंचवर्षीय में 1969 से 74 जो न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना। 5वीं पंचवर्षीय ने बेसिकली 1974 से 79 के बीच में गरीबी को हटाना और उसको आत्मनिर्भर बनाना। अगर मैं छठा पंचवर्षीय योजना बात करूँ तो 1980 से 85 जो 5वीं योजना के रूप में वही जोर दिया था। 7वीं अगर मैं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 जो फूड प्रोडक्शन रोजगार उपभोक्ता उत्पादकता के बारे में कहा गया। अगर साथीगण में 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो 1992 से 97 जो रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण करता है। साथीगण मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो आपके जो दूसरे पंचवर्षीय योजना और ये तीसरा पंचवर्षीय योजना और आपके ये साथ में जो आपके 7वां और 8वां, दोस्तों इनसे संबंधित हमेशा इनका कार्यकाल हमेशा खूब पूछता है, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं 8वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1992 से 97, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यही जो आपके 2025 का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसी में कई बार पूछ लिया 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो बेसिकली 1992 से 97 के बीच में। दोस्तों एटलीस्ट यहाँ तक 8 के 8 आपको उनके कार्यकाल दोस्तों याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में किस पे आधारित योजना था दोस्तों, ये भी याद रखना। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि क्लास खत्म हो जाने के बाद जरूर रिवीजन कर लेना। अगर दोस्तों मैं और अन्य की बात करूं तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना बेसिकली 1997 से आपके 2002 के बीच में चला था
उसमें 7% का विकास दर था। 10वीं पंचवर्षीय जो 2002 से 2007 में स्वरोजगार और संसाधनों एवं विकास के बारे में। 11वीं पंचवर्षीय जो 2007 से 12 तक आपकी व्यापक और तेजी से विकास, और 12वीं पंचवर्षीय जो 12 से 17 तक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में कहा गया था। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना से इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि इसे 15 में ही 2015 में ही खत्म करके नीति आयोग गठन किया गया था, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया था। तो बेसिकली 12वीं पंचवर्षीय योजना। साथीगण अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है ना, और अगर इसी तरीके से वीडियो को चाहिए दोस्तों तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना है ना। तो साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये भी बचा हुआ आप इसे स्क्रीनशॉट मारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 5 ईयर प्लान आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन साथीगण की दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे बेसिकली पूछा गया था। तो अतिशी मरलेना, जो कि अभी शायद बीजेपी के शायद मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो 21 सितंबर 2024 से ले 9 फरवरी 2024 तक बना है साथीगण। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी अभी जितने भी स्टेट में अभी जो चुनाव हुआ, अगर मान लीजिए झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में वहाँ का अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ था वर्तमान में, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का भी वर्तमान में चुनाव, वहाँ का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है वहाँ याद रखिएगा। साथीगण आपके एग्जाम में इस तरीके से हमेशा लेटेस्ट वर्तमान में कौन क्या है आप जाके पेपर उठा लीजिए दोस्तों, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था, तो 74.04% साथीगण। लेकिन आपके अगर मैं बात करूँ तो उसमें से भी केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ बिहार सबसे कम है, और यूटी की मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप आ जाएगा। साथीगण आपके एग्जाम में सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बेसिकली याद रखना है, चाहे साक्षरता के माध्यम से, चाहे लिंगानुपात के माध्यम से, चाहे आपके जनसंख्या घनत्व के माध्यम से। दोस्तों ये 3 ही पॉइंट है, आपको जो 3 आपको याद रखना है, कम, बेसी और यूटी, बस दोस्तों बात खत्म। 2011 जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई, और देश में दोस्तों 74.04% की जो कि प्रतिशत रहा था। उसमें से दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अगर मेल की मैं बात करूँ साक्षरता तो 82.14%, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 65.46%। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथीगण, ये दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान को पता रह गया। दोस्तों आने वाले में आप क्या पूछ सकता है कि वहाँ मेल का कितना परसेंट 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता है, तो वो को आपको याद रखना है कि 82.14%, और फीमेल आपको 65.46%। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल जो कटाई उत्सव बेसिकली बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में असम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण असम से नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ बगरुम्बा, बथुकम्बा, हनोई, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि असम भारत राज्यों का देश है, जहाँ देश के विभिन्न भागों में समय समय पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बोहाग बिहू भारत के असम और उत्तरी पूर्व राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जैसे रंगोली बिहू या हथकटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में जो बोहाग बिहू है ना, उसका अन्य भी नाम है, रंगाली बिहू आ जाएगा, कटी बिहू आ जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है ना, और हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिए, और चैनल को साथीगण सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। दोस्तों अगर आप सभी मेरे साथीगण को एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबका।